हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुस्ताक कंप्यूटर चैनल में। दोस्तों, डीसीए की सेकंड सेमेस्टर में आईटी एंड टेट की यूनिट नंबर 3 चल रही है और उसमें आज एक टॉपिक है साइबर क्राइम। उसे आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए, बात कम काम ज़्यादा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ लोगों की हेल्प करना मत भूलिए, हमेशा लोगों की मदद करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का एक वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। साइबर क्राइम क्या है? तो दोस्तों, साइबर क्राइम सब जानते हैं, क्राइम मतलब अपराध, और जो अपराध साइबर के थ्रू किया जाएगा यानी कि इंटरनेट के माध्यम से किया जाएगा उसे अपन साइबर क्राइम कहेंगे। तो साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिसे कंप्यूटर और इंटरनेट या नेटवर्क शामिल होता है, यानी शामिल किया जाता है। किसी भी कंप्यूटर का किसी भी क्राइम लोकेशन पर मिलना या कंप्यूटर से कोई क्राइम करना कंप्यूटर क्राइम कहलाता है। और किसी भी पर्सनल जानकारी को प्राप्त करना, उसका गलत इस्तेमाल करना, किसी भी पर्सनल जानकारी को कंप्यूटर से निकाल लेना या चोरी कर लेना भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर क्राइम कई तरह से किए जाते हैं, जैसे कि जानकारी चुराने में, जानकारी को मिटाने में, जानकारी में बदलाव करना, किसी भी पर्सनल डिटेल को किसी और को देना, कंप्यूटर के पार्ट्स को चुराना या उन्हें नष्ट कर देना। साइबर क्राइम कई तरह के होते हैं, जैसे कि स्पैम मेल, हैकिंग, फिशिंग, वायरस को डालना, किसी जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त करना या किसी पर हर वक्त नजर रखना। ऐसे काम जो होते हैं वो सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं, अगर इन सब कार्यों को किसी बुरी नीयत से किया जाता है तो। अगर इन्हें किसी बुरी नीयत से नहीं किया जाता तो ये सब साइबर क्राइम में नहीं आते। लेकिन ज़्यादातर लोग इन सब का मिसयूज करते हैं, इसलिए ये सब क्राइम में रखा गया है और इनके लिए एक अलग प्रकार का लॉ बनाया गया है। दोस्तों, टाइप ऑफ साइबर क्राइम आज हम सीखेंगे कि साइबर क्राइम के प्रकार क्या हैं। तो पहला है हैकिंग, और ये एक आम शब्द है जो हम अक्सर सुनते आते हैं। हैकिंग एक ऐसा शब्द है जो अधिकतर मिलीशियस और इलीगल एक्टिविटी से जुड़ा होता है। हो सकता है कि आपने न्यूज़ और सोशल मीडिया में इसके बारे में बहुत कुछ सुना हो, लेकिन किसी का ईमेल अकाउंट, जैसे कि किसी भी ईमेल अकाउंट हैक हो गया या बैंक अकाउंट हैक हो गया, वेबसाइट हैक हो गई, किसी की जानकारी चुरा ली गई, तो ऐसी जानकारी हम अक्सर सुनते आते हैं। और ये सब पूरी तरह संभव है क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई इंटरनेट का उपयोग करता है और कोई जानकारी प्राइवेट नहीं है। हैकिंग खुद में गैरकानूनी नहीं होता यदि यह अच्छे इरादे के साथ किया जाता है तो। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी की मदद के लिए उसकी सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी को चेक कर सकते हैं तो हैकिंग अवैध नहीं माना जाता। हैकिंग में नीयत बहुत मायने रखती है। यदि किसी को भी या किसी भी संपत्ति के नुकसान का कारण नहीं है तो वह हैकिंग अवैध नहीं है। यानी कि अगर हम हैकिंग कर रहे हैं और हैकिंग से किसी की संपत्ति का या किसी प्रकार का नुकसान का कोई डर नहीं है तो वह हैकिंग अवैध नहीं मानी जाती, वह वैध मानी जाती है। ठीक है, वो कोई गैर कानूनी नहीं मानी जाती। एक व्यक्ति जो बुरे इरादे के साथ हैकिंग करता है या हैक्स करता है और गंभीर हानि का कारण बनता है तो वह एक क्रैकर के रूप में जाना जाता है, और वह हैकर नहीं है। इसलिए हैकिंग और क्रैकिंग में बेहद अंतर भी है। आप समझ गए होंगे कि जब किसी बुरे काम के लिए, किसी को नुकसान देने के लिए किसी को हैक किया जाता है तो उसे क्रैकिंग कहा जाता है और करने वाले को क्रैकर कहा जाता है। लेकिन जब किसी बुरे इरादे से कोई नेटवर्क को हैक करता है तो उसे हैकिंग कहते हैं और करने वाले को हैकर कहते हैं। जिसका कोई बुरा इरादा नहीं होता है वो हैकिंग है
और जिसके पीछे बुरा इरादा होता है उसे क्रैकिंग कहते हैं। दोस्तों आज समझे होंगे कि हैकिंग क्या है और क्रैकिंग क्या है। मामूली सा अंतर है, बस नियत का अंतर है। आसान भाषा में अगर कोई सिस्टम में खामियों को पॉइंट आउट करने के लिए, कमियां जो आ रही हैं उनको ढूंढने के लिए किसी नेटवर्क में हैकिंग करता है तो उसे हैकिंग कहा जाता है। किसी नेटवर्क को हैक करता है तो उसे हैकिंग कहा जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के सिस्टम को ब्रेक कर देता है तो भी यह अवैध नहीं माना जाता, क्योंकि इस हैकिंग के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह सुरक्षा या खामियों को पॉइंट आउट करना होता है। अगर आप किसी को बिना बताए किसी के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर देते हो उसकी मदद के लिए, उसके लाभ के लिए, तो भी वह गैर कानूनी नहीं होता, अवैध नहीं होता। यह आपकी नीयत बहुत मायने रखती है। दोस्तों मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि नीयत बहुत मायने रखती है ताकि उन्हें फिक्स किया जा सके। अगर हम किसी के अकाउंट को हैक करते हैं किसी की कमियों को दूर करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, उसकी कमियों को फिक्स करने के लिए, तो उस हैकिंग को अपन वैध मानते हैं, अवैध नहीं मानते। और एक क्रैकर वह व्यक्ति होता है जो चोरी करने के उद्देश्य से, नुकसान करने के उद्देश्य से या किसी को नुकसान पहुंचाने के कारण बनने के लिए सिस्टम में एंटर करता है। ये बुरे इरादों के साथ किया जाता है और ज़्यादातर मामले में क्रैकर सिस्टम में मेलवेयर छोड़ता है। ज़्यादातर जो होते हैं वो एक मेलवेयर सॉफ्टवेयर बनाते हैं और आपके पास छोड़ देते हैं, उससे आपका डाटा पूरा चोरी होकर के दूसरे मोबाइल में या दूसरे कंप्यूटर पर पहुंच जाता है। तो मेलवेयर छोड़ देता है और समस्या पैदा करता है और इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेता है, और उस जानकारी चोरी करने के बाद आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कई बार वो उसके लिए लाखों रुपए भी फिरौती के तौर पर मांग लेते हैं। अगला है थेफ्ट और एफटीपी पासवर्ड। ये भी एक हैकिंग का ही एक प्रकार है और इसमें क्या होता है चलिए जानते हैं। यह वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ का यह जो तरीका है एफटीपी, थेफ्ट ऑफ एफटीपी पासवर्ड, तो यह वेबसाइट्स के साथ छेड़छाड़ करने का एक और आम तरीका है। एफटीपी पासवर्ड हैकर्स इस बात का फायदा उठाते हैं कि कई वेबसाइट मास्टर जो होते हैं, वेब मास्टर्स, अपनी लॉगिन इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट ना किए गए पीसी पर स्टोर कर देते हैं। ये लोग कई बार अपने पीसी पर कुछ फला डाल देते हैं और हैकर्स एफटीपी लॉगिन डिटेल के लिए विक्टिम के सिस्टम को सर्च कर लेता है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपकी जानकारी उसके पास पहुंच जाएगी, आपके यूजरनेम पासवर्ड वहां पहुंच जाएंगे और फिर उन्हें अपने रिमोट कंप्यूटर पर भेज देता है। यानी कि दूर बैठे बैठे आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर वे अपने रिमोट पीसी के माध्यम से वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और वेब पेजेस को जहां चाहे वैसा मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी किसी की वेबसाइट को हैक कर लेना एफटीपी पासवर्ड को चुरा लेना माना जाता है, जिसमें पूरी वेबसाइट हैक हो जाती है और उसमें से हम डाटा को चुरा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों अगला है वायरस डिसमिनेशन। कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है जो किसी सिस्टम या फाइल को इन्फेक्ट करते हैं। हम सब जानते हैं इसके बारे में। इसमें नेटवर्क द्वारा अन्य कंप्यूटरों पर अपने आप ट्रांसफर होने की प्रवृत्ति होती है। वे कंप्यूटर ऑपरेशन को बाधित करते हैं और स्टोर डाटा को इफेक्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। या तो इसे मॉडिफाई कर देंगे डाटा को पूरे को, या फिर पूरी तरह से मिटा देते हैं, खराब कर देते हैं। सभी कंप्यूटर वायरस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आर्थिक क्षति का कारण बनते हैं। ज्यादातर वायरस जो होते हैं वो आपको आर्थिक क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। इसके आधार पर वायरस की दो श्रेणियां बनाई गई हैं। नंबर एक, वे जो केवल प्रचार करते हैं और जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाते, और दूसरे वो जो सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं और आपके डाटा को खराब करने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऐड करेंगे लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाते, आपको सिर्फ प्रचार करेंगे आपके सामने। हालांकि प्रचार करके भी वे मेमोरी स्पेस घेरते हैं और समय खराब करते हैं, है ना। संसाधन को जो कि क्लीन करने पर खर्च किए जाते हैं वो हमारा टाइम खराब करने का काम भी करते हैं। जब डिजिटल ट्रांसमिशन के दौरान वायरस इंफॉर्मेशन में बदलाव करते हैं तो प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति होती है, और कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा के लिए एंटीवायरस टूल को विकसित किया गया है और
अप्लाई करने के लिए व्यक्तियों, फर्मों और अधिकारियों के द्वारा काफ़ी खर्च भी किया जाता है। यानी कि अगर हम वायरस कंप्यूटर में डालेंगे तो कई लोगों को अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस डालना पड़ता है मजबूरी में, तो इसके लिए लोगों को अपनी कंपनी में बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है एंटीवायरस के लिए भी। तो अगर ये बोला जाए कि कंपनी ऐसी होती है जो कि खुद जानबूझ के वायरस बनाती है ताकि उनके एंटीवायरस बचें, तो ये गलत नहीं होगा दोस्तों। अगला है लॉजिक बॉम्ब्स। लॉजिक बॉम्ब्स क्या होता है? तो दोस्तों, एक लॉजिक बॉम्ब्स जिसे सिलेक्ट कोड भी कहा जाता है, यह मैलिशियस कोड होता है जिसे एक विशेष इवेंट द्वारा ट्रिगर किए जाने पर मैलिशियस टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर में जानबूझकर डाला जाता है। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो बनाया जाता है किसी इवेंट के घटने पर कि आप अगर ऐसा करेंगे, आप जैसे ही इवेंट एक्टिवेट करेंगे तो कंप्यूटर में ये कोड एक्टिवेट हो जाएगा और आपके अंदर कंप्यूटर में ये नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। एक प्रकार का वायरस ही होता है। तो वायरस समझ सकते हैं, ये वायरस नहीं है, लेकिन वायरस की श्रेणी में से अपन समझ सकते हैं। फिर भी यह आमतौर पर वायरस के जैसा ही होता है। यह किसी प्रकार प्रोग्राम में चुपके से डाल दिया जाता है और यह तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक कि विशेष कंडीशन नहीं आ जाती कि जिस कंडीशन के लिए बनाया गया है कि ऐसा होगा तभी ये एक्टिवेट होगा। जैसे ही वो कंडीशन एक्टिवेट होती है, वो कंडीशन घटती है कंप्यूटर के अंदर, तो ये प्रोग्राम चालू हो जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। विशिष्ट कंडीशन में ये एक्टिव हो जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाने का काम भी करते हैं। उदाहरण के लिए कुख्यात फ्राइडे द 30th वायरस केवल विशेष तारीख पर ही हमला करता है। माइकल एंजेलो वायरस वो भी विशेष तारीख को ही हमला करता है। यह जिस महीने की तारीख या तारीख को शुक्रवार आता है उसी दिन हमला करेगा और सिस्टम को स्लो कर देगा। ये एग्जाम्पल दिया गया है इसके बारे में, फ्राइडे द 30th के बारे में। ये वायरस जब कंप्यूटर में ऐसी तारीख आएगी जब तारीख 13 हो और फ्राइडे हो, तो उसी दिन एक्टिवेट हो जाएगा और कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देगा, हमें प्रॉब्लम में डाल देगा। तो इस प्रकार के वायरस जो होते हैं उसको हम लॉजिकल बॉम्ब्स कहते हैं, जो कि विशेष कंडीशन पर एक्टिवेट होते हैं। फिशिंग ये भी एक हैकिंग का तरीका है। फिशिंग को आमतौर पर ईमेल स्पूफिंग ही कहा जाता है। जैसे फिशिंग मतलब मछली पकड़ना। मछली पकड़ने के लिए हम मछली को लालच देते हैं केंचुए का, तो मछली आकर केंचुआ खाती है और वो उस कांटे में फंस जाती है। वैसे ही फिशिंग होता है। इसमें लालच दिया जाता है हमको, हमारी ईमेल पर कुछ लालची मेल भेज करके, और हम उसमें फंस जाते हैं। यह ईमेल आपके बैंक से आए हैं ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि बैंक से हमारे पास मेल आए हैं और बाकी बैंक ने हमको कुछ लोन देने की सोची है, ऐसा लगता है। लेकिन असल में वो नकली मेल होते हैं। इसमें शामिल लिंक पर जब क्लिक करते हैं तो यूजर को नकली वेबसाइट पर ले जाया जाता है और वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भरने को कहा जाता है। और जैसे ही हम अपनी इन्फॉर्मेशन भर देते हैं तो हमारा डाटा हैक हो जाता है और डाटा चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है और हमें कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। अब पढ़ते हैं साइबर इन लॉ। इन साइबर के लिए लॉ क्या बनाया गया है, क्या कानून बनाया गया है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 65, 66, 66B, 66C, 66D, 66E, 66F, 67, 67A, 67B, 67C, 68, 69, 70 और 71 के इन तक अलग अलग क्राइम के लिए लगभग 20,000 से 1 लाख तक का जुर्माना और 3 से 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। तो हमारे इंडियन लॉ के अनुसार लोगों को 20,000 से 1 लाख तक का जुर्माना और 3 से 5 साल तक की कैद हो सकती है अगर वो साइबर क्राइम में पकड़े जाते हैं तो। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है ईमेल फ्रॉड। ये क्या होता है? तो इनके बारे में हम अगर पढ़ें तो ये सब चीज़ें साइबर क्राइम से मिलती जुलती चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो ईमेल फ्रॉड क्या होगा, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ईमेल के माध्यम से इन ठगी के कई रूप हैं। मूलतः ये सभी प्रयास
ईमेल प्राप्तकर्ता के अंतर में छिपी बिना प्रयास के दौलत हासिल करने की एक लालसा होती है, उसकी वजह से ऐसा किया जाता है। जिन लोगों को मेल करते हैं और मेल करने के बाद लोगों को लालच देते हैं और लालच में लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग बिना कुछ किए पैसा कमाना का मतलब मकसद रखते हैं, अपने अंदर लालच रखते हैं, कुछ करना ना पड़े और हमें पैसा मिल जाए। तो आपको मेल करेंगे कि आपकी लॉटरी लग गई है, ये वो, और न जाने क्या, आपको लोन मिलेगा बैंक से और माफ़ करना पड़ेगा, 0% लोन मिलेगा, व्यवसाय के लिए लोन दे रही है, गृह के लिए लोन दे रही है बैंक, ऐसे मेल करेगी आपको और आप उन मेल पर क्लिक करेंगे और फंस जाएंगे। आरंभ में मांग इनकी बहुत छोटी होती है, तो आप 10,000 2,000 रुपये दे देते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास फ़ोन आता है कि भाई आपके पास कंपनी का टावर लगाने के लिए हम आपको फ़ोन कर रहे हैं, आपके एरिया में कंपनी का टावर लगाना चाहते हैं, तो आप अपने यहाँ का ये पूरा जानकारी दे दीजिए और आपको ये 2,000 रुपये फॉर्म भरना पड़ेगा, अभी अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेंगे। तो ऐसे आपको बहुत सिंपल से मेल करेंगे, ये मैसेज करेंगे और फिर कह देंगे आपके लिए 10 लाख का एक चेक आपके बैंक में लगा दिया गया है, आपको इसके लिए 2,000 रुपये भरना पड़ेंगे, 20,000 भरना पड़ेंगे, ये रिफंडेबल रहेगा। ऐसी बातें आपको बताएंगे और आपको फंसा लेंगे। 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का आपको लालच देंगे और आपको फंसा लेंगे और आपको 1 रुपया नहीं देंगे बल्कि आपसे पैसा ले लेंगे। शुरुआत में इनकी मांग बहुत छोटी होती है और एक बार जाल में फंसने के बाद ये राशि बढ़ती जाती है। इस प्रकार की ठगी के मामले में कोई इक्का दुक्का नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक के नाम के जरिए धोखाधड़ी के मामले में अचानक बहुत सारी वृद्धि हो चुकी है। बैंक और टावर के मामले में तो बहुत ज़्यादा लोग फंसे हैं, न जाने कितने केस चल रहे हैं। अगला है फिशिंग। तो इसके बारे में अभी पहले पढ़ चुके हैं अपन, दोबारा फिर से टॉपिक आ गया फिशिंग के बारे में। फिशिंग एक साइबर क्राइम है जिसमें संवेदनशील इंफॉर्मेशन जैसे कि बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि की डिटेल और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए टारगेट को किसी वेब ऑर्गेनाइजेशन या बैंक द्वारा ईमेल किया जाता है या टेलीफोन पर या टेक्स्ट मैसेज के जरिए आपको संपर्क किया जाता है। जब भी आप जैसे ही संपर्क में आते हैं तो आप फंस जाते हैं और ये मेल हमेशा फेक होते हैं, फ्रॉड होते हैं। अटैकर जो होते हैं वो मॉलिशियस लिंक या अटैचमेंट या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा ऐप या कोई ऐसी लिंक आपको देंगे जिसे इंस्टॉल करते ही आप फंस जाते हैं, जिस पर क्लिक करते ही आप फंस जाते हैं। अटैचमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड करने के लिए फिशिंग ईमेल का उपयोग किया जाता है। ईमेल का उपयोग करना एक आम तरीका है और आजकल तो व्हाट्सएप पर लोग ऐप भेज देते हैं, लिंक भेज देते हैं कि ये लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको फ्री रिचार्ज मिलेगा। मुझे तो मिल गया है, आपको भी मिलेगा, क्या क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप क्लिक करते हैं ना, आपको कोई रिचार्ज नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि ये बोलेगा आप शेयर कीजिए और आपको तब मिलेगा। तो आप फंस जाएंगे। इस प्रकार से आप खुद भी फंसेंगे और औरों को भी फंसाएंगे। तो ना आपको कोई रिचार्ज मिलेगा, बल्कि हो सकता है कि आपका डाटा और चोरी हो जाए। जो विभिन्न प्रकार के फंक्शंस कर सकते हैं ईमेल भेजने के बाद कार्य कर सकते हैं, इसमें पीड़ितों को से लॉगिन क्रेडेंशियल्स या बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी मांगी जाती है और उनको चोरी कर लिया जाता है। फिशिंग अब साइबर क्राइम जो होता है उस क्रिमिनल्स में एक लोकप्रिय है और सबसे आम बात है, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर के डिफेंस को तोड़ने में जो कोशिश की जाती है उस कोशिश को करने के बजाय फिशिंग ईमेल पर मैलिशियस लिंक भेजना बहुत आसान होता है। आप किसी के नेटवर्क को तोड़ेंगे, थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन किसी के पास मेल भेज दो, लालच दे दो, तो उसे फंसाना बहुत आसान काम है। तो फिशिंग जो है वो साइबर क्राइम में से एक आम तरीका है दोस्तों। अगला टॉपिक है स्पूफिंग क्या है। तो स्पूफिंग क्या होता है? स्पूफिंग में कई साइबर क्राइम शामिल होते हैं। इसमें कई साइबर क्राइम किसी वेबसाइट, ईमेल आईडी या फिर कॉलर आईडी को ट्रिक करके आपके कुछ एक्शंस परफॉर्म करने के लिए डाउनलोड फाइल, क्लिक ऑन द लिंक, ऐसे कुछ मैसेज बताए जाते हैं और ये बताने की कोशिश की जाती है वो जो नहीं होते हैं। बाकी में आप क्लिक करेंगे उस लिंक पे तो कोई लिंक खुलेगी ही नहीं। आप पे मैसेज आ जाएगा इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आपको ये फायदा होगा, तो क्लिक करेंगे तो लिंक खुलेगी, वेबसाइट खुलती ही नहीं है, वो फर्जी वेबसाइट होती है वो। तो स्पूफ वेबसाइट, मेल आईडी या लिंक
ओरिजिनल से इतने ज़्यादा मिलते जुलते हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि ये फ्रॉड है, आपको लगता है कि वो सही वेबसाइट है। जैसे कि एक हैकर्स ऑफिशियल ईमेल एड्रेस की जैसी मिलती जुलती ईमेल आईडी बनाता है, वैसे ही मिलती जुलती यहाँ मेथड भी बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ ईमेल आईडी बनाया जाता है और आपको मेल करता है, और फिर मेल में से एक लिंक पर क्लिक करने के लिए कह देता है। आपको बिल्कुल मिलती जुलती एक ईमेल आईडी बनाएगा और आपको उसी मेल से मैसेज करेगा, मेल करेगा। तो आप जैसे मेल करेंगे तो क्या लगेगा आपको कि यार बाकी में सही ईमेल आईडी से मेल आया है। आप क्लिक करेंगे तो आप फंस जाएंगे। लिंक सेंड करते हैं, आपको इस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको ये लॉटरी मिलेगी, ये फायदा हुआ, लकी ड्रॉ मिलेगा। आपको लगता है कि ये मेल सही है क्योंकि वो ऑफिशियल जैसी दिखती हैं, तो आप उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। एक बार उस लिंक पर क्लिक करने के बाद कोई भी वायरस या मालवेयर सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो सकता है और आपके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है, कैप्चर हो सकती है और हैक की जा सकती है, यानी कि आपको फंसाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इससे ज़्यादा चीज़ें जो अंदर है वो सीखेंगे आप अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।